आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लान में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके बीएससी सेकेंड ईयर के नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है 13 लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए एप्लीकेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन में है, डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। सब कुछ आपको पता है पहले से ही, इसमें दो मिरर्स होते हैं, एक फिक्स होता है एक मूवेबल होता है। यहाँ पर एक को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को मूव कराते हैं, जिससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है, वो मैनेज की जाती है। वो भी आपके पास एक हैंडल होता है, उससे हम आगे पीछे करके मैनेज करते हैं। जब इसको मैनेज कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पर इमेज देखने को मिलता है, उस समय वो पूरा फील्ड व्यू जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। इस समय माना जाता है कि इस समय फ्रिंज बनने की कंडीशन स्टार्ट हो रही है। ऐसे केस में फिर से आप मिरर को मैनेज करते हो, आगे पीछे मैनेज करने की कोशिश करते हो, और जैसे जैसे मिरर को मैनेज करते हो वैसे वैसे कुछ रिंग्स बनने स्टार्ट होते हैं। और ये जो रिंग्स बनते हैं वो बाहर की ओर निकलते रहते हैं। ये जो रिंग्स बनते हैं वो एक्चुअली डार्क फॉर्मेट में बनते हैं और ब्राइट रिंग्स के फॉर्म में भी बनते हैं। जैसे जैसे आप इसको मैनेज करते जाते हो, मतलब डिस्टेंस को मैनेज करते हो, वैसे वैसे ये रिंग्स जो है वो बाहर चलती हैं। जैसे जैसे ये रिंग्स पास होते जाएंगी आप इसको काउंट करते जाते हो। इसको हम लोग कहते हैं आपकी रिंग्स पासेस या फील्ड व्यू पासिंग। अब जैसे जैसे फील्ड ऑफ व्यू पास होती जाती है आप इस नंबर ऑफ फ्रिंजेस को काउंट करते जाते हो, और इसी के हेल्प से नंबर ऑफ फ्रिंजेस से वेवलेंथ निकाल लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। बाकी सब कुछ आपको पता है, तो आइए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द मिरर M1 M2 आर एडजस्टेड सो दैट सर्कुलर फ्रिंजेस आर विजिबल। आपको पता ही है, ताकि विजिबल हो सके आपके रिंग्स, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, M1 M2 को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक, फील्ड ऑफ व्यू मतलब जहाँ पे हमें देखना है, इफ M1 M2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ग्लास प्लेट A। ओके, आप देखे होंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में मैंने ग्लास प्लेट भी दिखाया था। द फील्ड ऑफ व्यू विल बी परफेक्टली डार्क। द मिरर M2, ये M2 है, इज फिक्स्ड एंड मिरर M1 इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ हैंडल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट क्रॉसेस फील्ड ऑफ व्यू इज काउंटेड। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मिरर के डिस्टेंस को मैनेज करेंगे और फिर उसके बाद हम जो फील्ड व्यू में नंबर ऑफ रिंग्स बनेंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू इज काउंटिंग के बाद, सपोज फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जो आप यूज करते हो, बेसिकली लैब में सोडियम लैंप यूज होता है, द डिस्टेंस थ्रू विच द मिरर इज मूव्ड d and the number of fringes that crosses the field of view is n। बात समझ में आ रही है। आपकी डिस्टेंस फिक्स है और ये जो n है वो इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो पास हो रहे हैं उसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। Then we can write d is equal to n lambda by 2। तो लैम्डा की वैल्यू 2d by n लिख सकते हैं। d आपकी डिस्टेंस है, मिरर की जो फिक्स डिस्टेंस थी वो है। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, लैम्डा by 2 क्या है। लैम्डा by 2 आपकी फिलहाल के लिए डिस्टेंस होगी। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने बता रखा हुआ। इट इज बिकॉज इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर वन फ्रिंजेस शिफ्ट, जैसे ही एक पिन पास होती है, ठीक, बाहर की ओर निकलेगी, द मिरर मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। मतलब डिस्टेंस जो आपका मिरर का होगा वो लैम्डा बाई 2 से मूव होता है, इसलिए यहाँ पे लैम्डा बाई 2 यूज किया गया। हेंस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू यूज कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये एक मेथड है। एक मेथड हम लोग और देखेंगे, आइए देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हमारे पास अब दूसरा एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही। अब वो ये है कि अब यहाँ पर हम लोग दो स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, उन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस के हेल्प से हम दोनों लाइट के वेवलेंथ का डिफरेंस पता करेंगे। तो हमारे पास उसके लिए क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ द डिफरेंस इन वेवलेंथ बिटवीन टू नेबरहुड स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि दो नेबरहुड मतलब पास के दो वेवलेंथ वाली आपकी लाइट्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इन्हीं का हम लोग क्या डिफरेंस पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग सबसे पहले किसी M1 को पोजीशन को फिक्स कर देंगे और फिर M1 की पोजीशन को फिक्स करके दो अलग अलग लाइट के लिए हम लोग दो अलग अलग रिंग्स बना लेंगे। मतलब कि
आपके फील्ड ऑफ व्यू पर दो ब्राइट लाइंस मिल जाएंगी। अब दोनों ब्राइट लाइंस को ध्यान में रखकर एक केस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ब्राइट रिंग बना लेंगे और फिर उसके बाद हम फिर दूसरे रिंग को बना करके उसी पर एग्जैक्टली ब्राइट रिंग को कोलैप्स कराएंगे, एग्जैक्टली उसी पर मैच कराएंगे। जब मैच करा लेंगे तो फिर वहां पर हम लोग पहली डिटर्मिनेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद फील्ड व्यू काउंट करने के बाद सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगेन आप पहले वाले को चेंज कर दोगे और पहले वाले को चेंज करके फिर और तब तक चेंज करेंगे जब दूसरा वाला ब्राइट पहले वाले पर क्या हो जाए, फॉल हो जाए, क्रॉस ओवर हो जाए। जैसे ही क्रॉस करेगा तो जब पहले वाले ब्राइट पर फिर से दूसरा वाला ब्राइट कोइंसाइड करने लगेगा तो फिर से हम इस बार फील्ड व्यू को काउंट कर लेंगे। दोनों बार जब हम इस बार काउंट करेंगे तो पहले वाले जब आप केस में निकाले थे तो nth का जो ब्राइट था उस केस में और दूसरे के केस में मतलब एक बार आपने एक ब्राइट को फिर पास करा दिया, इस बार आप n+1 के ब्राइट के कोइंसिडेंस के लिए चेक कर रहे हो तो दोनों केस के अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन निकालते हैं फिर उसी से हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, There are two spectral lines of D1 and D2 of sodium light। पता ही चल रहा है दो स्लाइटली आपका डिफरेंस होगा। They are very near to each other and the difference in their wavelength is very small। बहुत पास पास वाले हैं जैसा कि मैंने बताया। Suppose the wavelength of D1 line is lambda पहले वाले लाइट के लिए and the wavelength of D2 line is lambda2 such that lambda1 is not equal to lambda2। हमने दोनों के अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बना लिए हैं देख एक ही प्लेटफॉर्म पे। Each spectral lines will give rise to its fringes in Michelson interferometer। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही यूज करना है तो इसी से हमने बनाया है। By adjusting the position of mirror M1 the position is found when fringes are very bright। ओके जब फ्रिंज ब्राइट होगा तो हमने एक केस निकाला, in this position the bright fringe due to D1 coincide with the bright fringe due to D2। दोनों स्पेक्ट्रल लाइन एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड करते हैं पहले केस में। फिर अगेन अब क्या करना है, अगेन बाय मूविंग द मिरर M1, अब M1 को मूव करा दीजिए। द कंट्रास्ट ऑफ द फ्रिंज इज डिस्ट्रीब्यूटेड फर्दर इफ वी मूव द मिरर M1 अगेन पोजीशन इज रीच्ड when bright fringe of one set falls on the bright fringes of the other and the fringe are again distinct। बात समझ आ रही, एक ब्राइट को पास कराया और फिर अगला वाला ब्राइट उसी रिंग पर कोलैप्स करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। अगेन डिस्टिंक्ट मतलब दूसरा वाला रिंग आकर के उस पर अलग अगेन कोलैप्स करेगा। ऐसे केस में दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द nth ऑर्डर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ coincide with the n+1th order of the shorter wavelength। बात समझ आ रही, तो ये केस हो गया आपका दोनों अलग अलग केसेस में हम उनके क्या कर लेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे। आइए हाँ तो आप देखते हैं यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ इक्वेशन। लेट n1 and n2 be the changes in the order at center of field of view when the mirror M1 is displaced through a distance small d between two consecutive position of maximum distinctness of the fringes। बात समझ आ रही, यहाँ पे ब्राइट जो है वो मैक्सिमम है आपकी फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी, और यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट के बारे में जब बात होती है तो इसका मतलब दो अलग अलग फ्रिंजेस को अलग अलग करके हम एक ही पर क्या कर रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू पर बना रहे हैं। आइए देखते हैं। Therefore we can write, पहले केस में हम ये लिख सकते हैं कि n1 मतलब जो डिस्टेंस d था, आपको पहले मैंने बताया था वो जो मिरर के बीच की जो डिस्टेंस थी n1 λ1/2। अब वहीं दूसरे वाले फील्ड ऑफ व्यू के लिए, दूसरे वाले वेवलेंथ के लिए n2 λ2/2। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इससे हम ये लिख सकते हैं कि 2 × d मतलब 2d = n1 λ, और सिमिलरली इसके लिए भी हम वही चीज लिख सकते हैं। At the position of distinctness we must have, मैंने बताया था जब हम फिर से क्या करते हैं, M1 की पोजीशन को मूव करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ फ्रिंजेस एक
आउटवर्ड निकलता है जो कि दूसरे पर इक्वली ब्राइट बनाता है सेम। तो अब क्या करना है, N1 की वैल्यू हमने नहीं चेंज करी, मतलब दूसरे को हमने एक फ्रिंज आउटवर्ड कर दिया बाहर की ओर, सेम उसी ब्राइट पर फॉल कराया। ऐसे केस में आपका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 2d n लैम्डा इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2। अब देखिए इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, बात समझ आ रही है? इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसलिए क्योंकि कंडीशन ये है कि एक दूसरे फ्रिंज को हमने उसी पहले वाले फ्रिंज पर फॉल कराया। कंसीडर n लैम्डा इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा। मान लेते हैं कि n कोई काउंटिंग ऑफ फ्रिंजेस है फील्ड व्यू के लिए। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं n लैम्डा, इसको हमने n लैम्डा 2 को इधर बुला लिया इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा, लैम्डा 2 अपन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को ला करके हम फिर से इस वाले कंडीशन में रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर n के जगह पे रख सकते हैं। n कोई काउंटिंग नंबर है जिस पर हमने पहले फ्रिंजेस बनाई थी। यूजिंग 2 in 1 2d इज इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पे देख ही पा रहे हैं n की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो गया है। यहाँ से लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को इधर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को डेल लैम्डा लिख सकते हैं जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंस लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आर वेरी क्लोज, क्योंकि बहुत पास है, तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 को हम कंप्लीटली एक मीन वैल्यू मान सकते हैं। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मीनली हम लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं। हेंस मीन ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लिखा जा सकता है। नाउ इसको हटाकर हमने लैम्डा स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d, जो कि d आपकी पहले वाले डिस्टेंस थी, आपकी मिरर M1 से माइक्रोमीटर से डिस्टेंस था। यहां से ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। अब ये चीजें हो गई खत्म। यहां पर हम लोगों ने माइकलसन में इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन सारी चीजें देख ली, उसका वर्किंग देख लिया, उसके एप्लीकेशंस देख लिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टॉयमैन और ग्रीन इंटरफेरोमीटर, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब फिर एक और इंटरफेरोमीटर है उसके बारे में बात होगी। 2 टॉपिक और बचे हुए बच्चों, हम लोग अगले लेक्चर में हो सकता है तो उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और मेहनत करिए, नोट्स कंप्लीट करिए, हम आपका कोर्स जरूर कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।